स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पवन सिंह, योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम लोग क्लास 12 का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चलिए बच्चों, सबसे पहले हमें कॉन्टिन्यूटी को अगर समझना है तो हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। कुछ टर्म्स ऐसे हैं, मतलब जैसे फंक्शंस किस किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस का यूज हमें करना है कॉन्टिन्यूटी में, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए इन टर्म्स को समझना कंपलसरी है, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इन्हीं के बेस पर होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग ध्यान देते हैं एक एक करके। हमने कुछ टॉपिक यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। क्या है कांस्टेंट फंक्शन? कांस्टेंट फंक्शन जैसा कि नाम से ही क्लियर है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी कि वो वेरी नहीं करेगा, वो फिक्स होगा। तो देखिए क्या है इसकी मेजर जो मेन डेफिनेशन है वो क्या है? लेट c be the real number then fx is equal to c। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है आपके सामने fx एक फंक्शन है और c वो वैल्यू है जो कांस्टेंट, जो कि फिक्स हो चुकी, जो कि वेरी नहीं कर रही है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर कैपिटल R। कैपिटल R का मतलब यहाँ पे होता है रियल नंबर। ठीक है बच्चों, अब जैसा कि आप क्लास 11 में पढ़ रखे होंगे, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज, व्हाट इज कोडोमेन, उसी बेसिस पे यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दिया है कि इस कांस्टेंट फंक्शन के लिए आपका डोमेन क्या होता था, आपको याद होगा। डोमेन होता था पहला वाला सेट यानी कि सेट ए, और कोडोमेन होता था दूसरा वाला सेट यानी कि सेट बी, और जिसमें मैपिंग मिलती थी वो सारे के सारे एलिमेंट कहलाते थे आपके रेंज। तो देखो बच्चों, यहाँ पे वही लिखा हुआ है डोमेन एफ, यहाँ पर यानी एफ का जो डोमेन है वो बनेगा रियल नंबर, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर। लेकिन रेंज तो बच्चों एक ही है, क्योंकि वो फिक्स है। इसी वजह से रेंज केवल आपका कांस्टेंट हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट फंक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर सेकंड है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी का मतलब खुद वही वैल्यू दे दे वो। इसका मतलब अगर हम कोई फंक्शन लेंगे fx, तो fx के लिए वो वैल्यू खुद x ही दे देगा। ठीक है बच्चों, तो x ये जो वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू फिक्स हो चुकी है, लेकिन वो वैल्यू सेम टू सेम आ रही है। इसी वजह से ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब हम डोमेन में वो वैल्यू रखते हैं जो हमारे जैसे रियल नंबर्स होते हैं। रियल हम इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर हम अनरियल आ गया तो वो इमेजिनरी हो जाएगा, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसी वजह से x बिलोंग्स टू कैपिटल R, यानी कि x बिलोंग्स टू R यानी रियल नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर थर्ड, मॉडुलस फंक्शन। क्लास 11 में भी आपने ये चीज देखी होगी मॉडुलस फंक्शन के बारे में, हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो चाहे नेगेटिव हो या फिर आपका पॉजिटिव हो, हमेशा हर में जितनी भी आप वैल्यू रखोगे हमेशा वो पॉजिटिव ही देता है। इसी वजह से यहाँ पे हम ये जो आप लगाते हैं, जैसे कि आपने अभी 12th में आप पढ़ोगे, यहाँ पे इसको हम लोग कहीं के डिटरमिनेंट भी बोल देते हैं, मगर ये एक मॉडुलस फंक्शन है। ध्यान रखना बच्चों, ये कभी भी डिटरमिनेंट नहीं बोला जाता। हम लोग चूंकि क्लास 12th में है और क्लास 12th में इसको डिटरमिनेंट नहीं बोला जाता। डिटरमिनेंट सिर्फ मैट्रिक्स में यूज होता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हम इस बात को क्लियर कर रहे हैं। ये एक मॉडुलस फंक्शन है। अब आगे हम ध्यान देते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो बच्चों ध्यान दो, मॉडुलस फंक्शन में जैसा कि हमने अभी आपको कहा था, ये हमेशा वैल्यू को पॉजिटिव करके दे देता है हमको। तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये आपका लिखा हुआ x if x is less than 0, जब x 0 से छोटा होगा, जैसा कि आप देख रहे हो, जानते हो कि अगर वो 0 से छोटा होगा, अगर 0 से छोटा है यानी कि -1, -2, तो मानी बात है अगर हम x की जगह पे -1 रखते हैं, हम जब x की जगह -1 रखेंगे तो जैसे ही उसके आगे हम एक और माइनस लगा देंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो बच्चों, if x is less than 0 then वैल्यू क्या देगा fx? -x देगा। इसी वजह से माइनस एक और आने के कारण वो माइनस माइनस मिलके हो जाता है प्लस। और यहां पर आ जाइए आप वापस, जब x 0 से बड़ा होगा या फिर 0 होगा, दोनों ही कंडीशन में ये देगा x। तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव था, लेकिन जैसे ही नेगेटिव हुआ इसने एक और नेगेटिव को अप्लाई कर दिया। इसीलिए कहलाता है ये मॉडुलस फंक्शन। बच्चों ये हम इसलिए बता रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिलेबस में है नहीं, लेकिन बच्चों भी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब न्यूमेरिकल लगाने होंगे तो इन सबका हमें यूज होगा। ये क्लास 11 का टॉपिक था, कुछ टॉपिक आपने 11 में पढ़े होंगे, लेकिन हमने इसको दोबारा रिपीट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर आपका थोड़ा हैवी है, इसको आपको समझना जरूरी है। थ्योरेटिकल चैप्टर है थोड़ा सा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि नाम से क्लियर है,
रेसिप्रोकल फंक्शन, नाम से ही क्लियर है। इसी वजह से देखो यहाँ पे x की जगह हो गया 1/x हो चुका है, ठीक है। तो fx अब देगा 1/x। अब ध्यान क्या देने वाली बात है बच्चों, ध्यान देने वाली बात ये है कि हमको पता है हम उसी फंक्शन की बात करते हैं जो फंक्शन डिफाइंड होते हैं। जो फंक्शन बच्चों अनडिफाइंड होते हैं उनकी बात नहीं की जाती। अब अनडिफाइंड कौन से फंक्शन होते हैं? अनडिफाइंड वही फंक्शन होते हैं बच्चों जो 0/0 या ∞/∞ की फॉर्म होती है। हमको पता है 0 की टेबल होती ही नहीं है, इसी वजह से देखो यहाँ पर अगर हम 1/x में x की जगह 0 पुट कर देते तो ये हो जाता 1/0। इसका मतलब 1/0 का अभिप्राय ये हो गया कि अब ये हो चुका है अनडिफाइंड, क्योंकि 0 से 1 डिवाइड ही नहीं होने वाला है। अब इसी वजह से यहाँ पे मैं लिखा है साइड में x डज नॉट इक्वल टू 0। ये बच्चों कहलाया आपका रेसिप्रोकल फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, सिग्नम फंक्शन। ये बच्चों आपके लिए नया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में जो बोर्ड के पेपर आए थे उसमें सिग्नम फंक्शन पे क्वेश्चन भी आ चुका है, इसलिए आप इसको जरा ध्यान से देखें। ये बच्चों सिग्नम फंक्शन इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है। क्या है इसमें? आपको याद होगा अभी हमने मॉडुलस फंक्शन लिखा था। मॉडुलस फंक्शन में आपने अगर देखा जाए ये देखो सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। देखिए आपने आइडेंटिटी फंक्शन में लिखा था fx इज इक्वल टू x, और यहाँ पे आप देख रहे हैं fx इज इक्वल टू मॉड x। तो मॉड x जो वैल्यू दे रहा है वो x दे रहा है, मतलब एक बार x एक बार माइनस x। लेकिन यहाँ पे वही चीज बदल के अब हो गई है 1 0 -1 में। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू देता है वो एक कांस्टेंट देने लगता है सिग्नम फंक्शन, लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन में वही की वही रहती है और मॉडुलस फंक्शन में फिर वही रहती है, यानी आइडेंटिटी ही रहती है, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव में रहती है। ये एक नई बात है बच्चों समझने के लिए, यानी याद करने के फॉर्म में। अब हम वापस आते हैं सिग्नम फंक्शन पे। तो सिग्नम फंक्शन क्या है? सिग्नम फंक्शन इस तरह अप्लाई होता है कि जब रियल नंबर आपके 0 से बड़े होंगे तो ये हमेशा देगा 1, जब ये 0 के बराबर होंगे तो ये देगा 0, और जब ये जब ये 0 से छोटा होगा तो ये हमेशा देगा -1। ठीक है बच्चों, तो इस बात का ख्याल रखेंगे। ये सिग्नम फंक्शन है। कभी कभी 2 नंबर में बोर्ड के पेपर में इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेता है कि व्हाट इज सिग्नम फंक्शन, गिव एन एग्जांपल। तो आप सिग्नम फंक्शन की पूरी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, चलिए इससे हम आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें आपको बताते हैं, जरूरी है। देखो बच्चों, ये जितना हमने लिखा है आपके सामने जो फंक्शंस के बारे में बता रहे हैं, हम फिर से रिपीट कर देते हैं। कभी कभी इनकी सीधे सीधे डेफिनेशन पूछ लेता है। यहाँ पे हम आपको एज ए टॉपिक कवर करा रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसी के अकॉर्डिंग आपको नोट्स जो बनाने हैं वो एक बार आप बुक की मदद जरूर लेंगे, ठीक है। तो बुक में थोड़ी सी डेफिनेशंस यानी लैंग्वेज फॉर्म थोड़ी सी और लिखी होगी, हम यहाँ पे मेन पॉइंट कवर करा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि लिखा होगा लेट x इज द रियल नंबर, सिग्नम फंक्शन की बात कर रहे हैं हम। लेट x इज द रियल नंबर, देन फॉर सिग्नम फंक्शन इट इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू दिस फॉर एवरी, फिर से x बिलोंग्स टू कैपिटल R। इस तरीके से लिखा रहता है। तो वो हमने छोटी छोटी चीजों को हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं उससे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये भी बच्चों आपने क्लास फर्स्ट में पढ़ रखा होगा कि स्टेप फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्टेप फंक्शन कहीं के लिखा होता है, कहीं के नहीं लिखा होता है, ठीक है, ये हमने लिख दिया है। आपने ये जरूर देखा होगा, इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऐसे अगला आता है आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहले हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो फंक्शन होता है जो किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू या तो वही रख देता है या उसको घटा देता है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ नाम लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम जरूर है, लेकिन ये फंक्शन का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर। वैल्यू जो ये देता है ये इसको घटा देता है। अब चलिए हम देखते हैं कैसे। देखो यहाँ और ध्यान दो बच्चों, इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है, हम अभी आपको जो पढ़ाएंगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आपको पढ़ा चुके हैं। मैट्रिक्स में आपने देखा होगा कुछ इस तरह का सिंबल था, इसको बोलते हैं एरे। इसको बच्चों बोल देते हैं एरे। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इसको, ये, ठीक। लेकिन कब? जब हम इसको यूज करते हैं मैट्रिक्स में, तब मैट्रिक्स में हम इसको बोलेंगे एरे। लेकिन जब हम यूज करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो ये शब्द जो मैं बोल रहा हूं एरे, ये नहीं बोला जाता, ठीक है बच्चों।
चलिए वापस आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर। तो ये जो आपके सामने सिंबल है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल है। अभी जैसा कि हमने बताया कि कांस्टेंट की वैल्यू को घटा देता है, ठीक है, या फिर वही लगता है। तो चलिए देखते हैं, ये लिखा हुआ है 2.01, जैसा कि आप देख रहे हो 2.01 2 से बड़ा है, ठीक है, मगर इसने जो वैल्यू दे दी वो क्या दे दी, 2 दे दी। ऐसे देखिए आगे ये लिखा हुआ है 2.9, इसने क्या वैल्यू दे दी, 2 दे दी। जबकि 2.9 हम लोग मैथमेटिक्स की लैंग्वेज हम लोग कहते हैं कि 2 से ज़्यादा यानी 3 के बहुत करीब है, इसलिए ये अगर हम लोग मान लीजिए किसी को, जैसे आप लोगों को हम नंबर देते हैं कॉपी में, आपको याद होगा अगर कहीं 2.5 है तो उसको हम लोग 3 कर देते हैं। लेकिन अगर हम उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाते हैं, ये एक हंसी की बात हो गई कि अगर हम उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाते हैं तो वो नंबर 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये 2.9 का क्या हो गया, ये 2 ही है। अब आगे बढ़ते हैं, ये बच्चों देखो लिखा हुआ है, ये है -1.3, जैसा कि आप देख रहे हो ये माइनस है। अगर बच्चों ये लिखा होता 1.3 तो ये क्या बनता, ये बनता 1, लेकिन ये लिखा हुआ है -1.3, तो हमने अभी आपको बताया था ये घटा देता है, तो अब ये पीछे जा रहा है, इसलिए इसने वैल्यू दे दी -2। ये बहुत मेजर पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखना, गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जहां कुछ है ही नहीं तो अभी हमने जैसा कि नाम से बताया था आपको, ये या तो घटाता है या फिर वही देता है, तो इसने 3 को 3 ही कर दिया, इसने -1 को -1 ही कर दिया। अब आपके दिमाग में आएगा नहीं -1 को तो -2 जाना चाहिए था, नहीं बच्चों ध्यान दो, ये -1 ही लिखा हुआ है, लेकिन ये -1 नहीं लिखा हुआ था, ये -1 से कुछ कम लिखा हुआ था, यानी -1 पॉइंट ये पीछे आ रहा था, इसलिए ये पहुंच गया -2। चलिए अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था जस्ट इसी का अपोजिट होता है हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसा कि हमने यहाँ लिख भी दिया, इसीलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, यहाँ पे वही बात हम आपको बता रहे थे कि लेस देन और इक्वल टू, जो कि हमने नहीं लिखी थी, यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है, हमने लिख दिया कि या तो उसको बढ़ा देगा या फिर उतना ही रखेगा। अब आते हैं वापस। अब बच्चों ध्यान दो, इसका सिंबल कैसे है, इसका सिंबल L को आप उल्टा कर दो। L कैसे बनता है, L बच्चों ऐसे तो बनता है, अब L को आप उल्टा कर दीजिए एकदम रिवर्स में, ठीक है, उसको घुमा दीजिए तो ये कुछ ऐसा सिंबल बन जाएगा, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है, ये इसमें लिखा हुआ है 6.3, अब 6.3 जैसा कि हमने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बढ़ा देगा तो 6.3 का हो गया ये 7, 7.01 का ये हो गया 8, यहाँ पर आ जाओ, ये लिखा हुआ है -6.1, जैसा कि अभी हमने बताया ये इसको बढ़ाता है, तो आपको पता है अब यहाँ पे आ गई है वैल्यू माइनस में। अब माइनस में जब लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये -6.1 का मतलब ये हो गया ये बढ़ रहा है, तो बढ़ने में कहाँ जाएगा, -6 पर ही तो जाएगा, बड़े होने पर ये माइनस है। आपको तो पता है ना नंबर लाइन, तो सब तो बचपन में पढ़े हुए, बताने की जरूरत नहीं है कि हम जब इस तरफ बढ़ते हैं तो वैल्यू बढ़ती है माइनस में, ठीक, इधर आते हैं तो वैल्यू घटती है, ठीक है, तो ये वही चीज है। आइए वापस, ये देखिए लिखा हुआ है -6.1, तो ये हो गया आपका -6, बिल्कुल ऐसे आ गया -2.9, तो ये भी हो जाएगा -2। अब बच्चों आपका हमने जिसको कहते हैं बेसिक नॉलेज हमारे चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए रेडी कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हमारा मेन टॉपिक था व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी है क्या। चलिए अब आपके सामने देखिए कॉन्टिन्यूटी की मेन डेफिनेशन लिखी हुई है, हम इसी को आधार मान के आगे बढ़ने जा रहे हैं। A real function f(x) is said to be continuous at a point A of its domain if limit x tends to a f(x) exists and equal to fa. Thus f(x) is continuous at x equal a if limit x tends to a plus f(x) is equal to limit x tends to a minus f(x) is equal to fa. हम रिपीट करते हैं अपनी बात, अब थोड़ा सा उसके ब्रीफ में जाते हैं। कुछ बातों का जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ बातों का जिक्र आपने क्लास फर्स्ट ईयर में किया होगा। चलिए हम उसी को आधार मान के आगे बढ़ते हैं। जैसे कि
कुछ टर्म्स के बारे में समझते हैं। डोमेन आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, डोमेन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। रियल फंक्शन अभी हमने कुछ देर पहले इसी पे चर्चा की है, व्हाट इज रियल फंक्शन, रियल क्या होता है, ठीक है। डोमेन के बारे में चर्चा करते हैं। लिमिट आपको याद होगा, लिमिट आपने क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, ठीक है। लिमिट क्या होती है, लिमिट कैसे अप्लाई होती है, लिमिट में वैल्यू कैसे निकलती है, ठीक है। एग्जिस्ट का मतलब आपको पता ही होगा, एग्जिस्ट का मतलब वैल्यू मिलना, ठहरना, आ रही है, वैल्यू दे रहा है। एफ ए का मतलब भी आप जानते हो, जैसे एफ एक्स होता है वैसे एफ ए एक्स की जगह पे ए अप्लाई कर दीजिए, एफ ए मिल गया। कॉन्टिन्यूअस, यही एक नया शब्द है। चलो थोड़ा सा और इसके अंदर चलते हैं। कॉन्टिन्यूअस, थोड़ा इसकी हिंदी में जाते हैं। हिंदी क्या होती है, तो कोई चीज़ हमने कहा है कि भाई जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है, कि कोई इंसान लगातार कॉन्टिन्यूअस मतलब मोशन कर रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस मोशन का मतलब हो गया लगातार, मतलब बीच में कोई ब्रेक नहीं है। अब इसी पे हम आते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में और जाते हैं। बच्चों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि एक ऐसा फंक्शन जो कहीं पर भी अपने एक्सिस पर ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब वो फंक्शन लगातार कॉन्टिन्यूअस मोशन में, जैसे कि हम बात करते हैं साइन एक्स, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है साइन एक्स का। अब एक बात बताओ बच्चों, तुम लोगों ने साइन एक्स के बारे में तो पढ़ाई हो क्लास 10 में, अब हम थोड़ा सा डीप में जा रहे हो कि आपको थोड़ा और नॉलेज देते हैं, क्योंकि क्लास 12 पढ़ रहे हो आप, इसके जस्ट बाद आप निकल जाएंगे आगे। ये तो जितनी चीज़ें होती है ग्राफ पे जब प्लॉट किया जाता है, एक्चुअल में हम लोग थोड़ा सा पीएचडी की लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। पीएचडी में हर टॉपिक को बहुत ब्रीफ में लेके जाते हैं कि क्या साइन एक्स का ग्राफ जो हम लोग बनाते हैं, हम लोग क्लास में आप देखे होंगे, ठीक है, हमने उसको ऐसे से बना दिया, ठीक, एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्या ये ऐसा ही होता है? नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है, ये लगातार यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट तक जा रहा है, और ऐसे यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा इनफाइनाइट अनंत तक जा रहा है। अब बच्चों जब कोई चीज अनंत तक जा रही है, इसका मतलब ये हो गया कि वो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब कहीं भी वो ब्रेक नहीं हो रही है। लेकिन हम लोग पढ़ते कैसे, क्योंकि हम लोग चीज़ों को डिफाइन करना होता है, कि इसको जब डिफाइन करना होता है तो हमें एक उसका रेंज डिसाइड कर देना होता है। जैसे कि आप पढ़ते हो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हमें किसी को डिफाइन करना, कैसे डिफाइन करेंगे, एक्सिस के थ्रू डिफाइन करेंगे। कोई पॉइंट्स हमें प्लॉट करने, कैसे डिफाइन करेंगे, हम उसको एक लिमिट लगा देंगे कि भाई 2 से चलो 4 तक। अब ऐसे समझो ना कि हमें मान लो बलरामपुर से लखनऊ जाना है, तो हम एक डिसाइड करेंगे ना कि भाई इतनी डिस्टेंस पर लखनऊ पड़ेगा इस दिशा में। अगर हम डिफाइन नहीं करेंगे तो हम पता लगेगा लखनऊ नहीं, पहुंच गए सीधे लंदन, ठीक। तो ये बच्चों ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि क्यों हम उसको डिफाइन करते हैं। बिल्कुल वैसे ही आप इस फंक्शन में देख रहे हो, आपके मन में आ रहा होगा ये लिमिट क्यों कहाँ से आ गया, लिमिट की क्या जरूरत थी। बच्चों अगर हम लिमिट नहीं लगाएंगे, उसको हम फिक्स नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, तो ये फंक्शन अनंत की तरफ बढ़ जाएगा। इसी वजह से ये बच्चों कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें आपको बता रहे हैं, ना कहीं बुक में लिखी है, ना ये कोई सही से समझा पाएगा आपको। आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपके मन में बहुत से क्वेश्चन आते हैं जैसे आप बड़े होते हैं, इसलिए हम थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं। अब फिर से वापस आते हैं। A real function f is said to be continuous। कोई रियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा कहां पर, किसी पॉइंट पर, एट ए पॉइंट ए। वो पॉइंट क्या है, ए। कब कहलाएगा, इफ ऑफ इट्स डोमेन। डोमेन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम भाई जो वैल्यू रखेंगे उसी के आधार पर तो उसको बोलेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऑफ इट्स डोमेन इफ, कब, लिमिट। अब लिमिट लगा दी। अब देखो बच्चों ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू a, यानी अब x को हम a बनाएंगे तो हमारा fx क्या बनेगा, तो हमारा लिमिट x टेंड्स टू a fx करने पर वो कुछ मिलना चाहिए, एग्जिस्ट। कुछ मिलने का मतलब है रियल मिलना चाहिए, ना कि अनरियल। अनरियल का मतलब बच्चों होता है √-1। आप अगर पढ़े हो नहीं पढ़े हो तो बता दे रहे हैं, √-1 का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। वो हम इसमें, इसीलिए हमने पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन यही है, रियल फंक्शन, ठीक। तो एग्जिस्ट एंड इक्वल टू एफ ए, मतलब क्या मिल जाना चाहिए, मतलब अगर हम लिमिट x को, यानी पॉइंट को हम जैसे x को a की तरफ लेकर जाएंगे, fx हमारा पहुंचेगा fa की तरफ। ये इसका मतलब है। इसी मतलब इसके आधार पर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल a इफ क्या, अब a प्लस a माइनस दोनों की वैल्यू वो fa ही देगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि हम फंक्शन को जैसा कि हमने बनाया था, इसका मतलब ये हो गया
कि हम फंक्शन को चाहे नंबर लाइन पर माइनस की तरफ चेक करें, ये माइनस वाला हिस्सा है, चाहे हम प्लस की तरफ चेक करें, दोनों में ही वो वैल्यू यानी वो फंक्शन वैल्यू सेम देगा। अगर वो फंक्शन सेम वैल्यू दे रहा है इसका मतलब वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब बच्चों ये हमारा हो गया टॉपिक कवर, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूटी के न्यूमेरिकल।